नमस्कार। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। जी। सल्तनत काल से शुरू करके फिर मुगल दौर, अवध के नवाब और हाँ, भक्ति आंदोलन का असर भी। काफी कुछ है इसमें। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को देखें तो सल्तनत कैसे शुरू हुई, फिर मुगल साम्राज्य कैसे फैला और बीच-बीच में जो क्षेत्रीय ताकतें थीं वो कैसे बनी, कैसे बिगड़ी, ये पूरी कहानी साफ होती है। और हाँ, उस दौर के जो सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव थे वो भी दिखते हैं। हम्म तो फिर सल्तनत काल से ही शुरू करते हैं। गुलाम वंश, इसकी नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में रखी थी। वो मोहम्मद गौरी का सिपह सालार था ना। जी हाँ, बिल्कुल। और उसे लाख बख्श भी कहते थे, काफी दान वगैरह करता था। हाँ, सुना है। और ये भी लिखा है कि 1192 में मेरठ में कोई विद्रोह हुआ था, उसे भी उसने दबाया था। हाँ, वो गौरी के समय की बात है। लेकिन जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि वंश का असली संस्थापक अक्सर इल्तुतमिश को माना जाता है, 1210 से 1236 तक। अच्छा, ऐबक को क्यों नहीं? देखिए, ऐबक का शासनकाल छोटा रहा और वो लाहौर से ही ज्यादातर ऑपरेट करता रहा। इल्तुतमिश वो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक्तेदार था, वहां का गवर्नर समझ लीजिए। हाँ हाँ। और उसे गुलामों का गुलाम भी कहते थे, क्योंकि वो खुद ऐबक का गुलाम था, जो खुद गौरी का गुलाम था। ओ, ये तो दिलचस्प है। उसी ने राजधानी दिल्ली को बनाया और पहली बार सल्तनत में स्टैंडर्डाइज्ड अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टंका जो करीब 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल। अच्छा, तो करेंसी को उसने ठीक किया। बिल्कुल। और वो 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया, तुर्कान चहलगानी। ये लोग बहुत ताकतवर हो गए थे बाद में, सुल्तान को सलाह भी देते थे और कभी-कभी चुनौती भी। समझ गए। तो असली ढांचा इल्तुतमिश ने खड़ा किया। अच्छा, आगे बढ़ें तो फिरोज शाह तुगलक का भी जिक्र है जौनपुर शहर बसाने के लिए। ये शहर बाद में बहुत अहम हो गया था क्या? हाँ, बिल्कुल। शर्की सुल्तानों के दौर में जौनपुर तो शिक्षा और संस्कृति का इतना बड़ा सेंटर बन गया कि उसे शिराज़े हिंद कहने लगे, भारत का शिराज। वाह। और वहाँ की वास्तुकला का एक खास नमूना है अटाला मस्जिद, 1408 की। इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। अटाला मस्जिद, इसके बारे में कुछ कहानी भी है शायद? हाँ, कुछ स्रोत कहते हैं कि ये पहले अटाला देवी का मंदिर था, जिसे तोड़कर या बदलकर मस्जिद बनाई गई। अब ये दिखाता है कि उस दौर में कैसे पुरानी चीजों को या तो खत्म किया गया या फिर उन्हें नए रूप में ढाल लिया गया। टकराव भी था और समन्वय भी। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी दौर में भक्ति आंदोलन की भी बात आती है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर भारत में कैसे आया? कहते हैं कि दक्षिण भारत से इसकी लहर उत्तर में आई और रामानंदी से यहाँ लेकर आए। अच्छा। और उनके शिष्यों में कबीरदास, रविदास जैसे संत हुए। इन्होंने तो समाज पर बहुत गहरा असर डाला। कबीर लगभग 1440 से 1510 के बीच काशी में जन्मे थे। हाँ, कबीर तो बहुत मशहूर है। वो निर्गुण भक्ति पर जोर देते थे, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। उनकी भाषा बड़ी सीधी सादी थी, सधुक्कड़ी कहते हैं उसे, और उनकी बातें बीजक में मिलती हैं। और सूरदास, तुलसीदास? हाँ, वो सगुण भक्ति के थे, ईश्वर के साकार रूप की उपासना। और ये लोग मुगलों के समय हुए तो एक तरफ निर्गुण, दूसरी तरफ सगुण, दोनों धाराएं चल रही थी। तो इन आंदोलनों का असर सिर्फ धर्म तक ही था या समाज पर भी पड़ा? नहीं नहीं, समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। जाति पाति का विरोध, आडंबरों का खंडन, आम आदमी की भाषा में बात करना, इसने लोगों की सोच को बहुत बदला। अच्छा, चलिए मुगल दौर पर आते हैं। बाबर 1526 पानीपत की लड़ाई, इब्राहिम लोदी को हराया और आगरा को राजधानी बनाया। जी। और अगले ही साल 1527 में खानवा का युद्ध भी लड़ा, राणा सांगा के खिलाफ। हाँ, लेकिन बाबर के बाद हुमायूं और फिर बीच में शेरशाह सूरी आ गया। बिल्कुल। और शेरशाह का दौर भले ही छोटा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने हुमायूं को हराया तो जरूर, लेकिन उससे ज्यादा उसके प्रशासनिक सुधार याद किए जाते हैं। जैसे वो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे सड़क आजम कहते थे, उसकी मरम्मत करवाई, उसे बढ़वाया और रुपया दाम के स्टैंडर्ड सिक्के चलाए। उसकी प्रशासनिक समझ कमाल की थी, और वो भी जौनपुर से जुड़ा हुआ था पहले। अच्छा, तो उसका असर बाद के मुगलों पर भी पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ा। अकबर के कई सुधारों में शेरशाह के काम की झलक दिखती है। तो अब अकबर की बात करते हैं। इनका दौर तो वाकई खास माना जाता है। फतेहपुर सीकरी पूरा शहर ही बसा दिया।
और वो भी कुछ ही सालों में। राजधानी भी बनाया उसे। फिर 1564 में जजिया कर हटा दिया, जो गैर मुसलमानों पे लगता था। हाँ, ये बड़ा कदम था। फिर 1582 में दीन-ए इलाही का विचार रखा। वो एक तरह से सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक रास्ता बनाने की कोशिश थी। और 1583 में प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया। और उनके नवरत्न, उनमें से भी तो उत्तर प्रदेश से थे ना? जी हाँ, राजा टोडरमल, जो उनके राजस्व मंत्री थे, सीतापुर के थे। और बीरबल, वो कालपी के माने जाते हैं, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर। तो अकबर ने साम्राज्य को जो स्थिरता दी ना, उसी की बुनियाद पर आगे कला, संस्कृति, वास्तुकला सब फला फूला। जैसे शाहजहां का दौर वास्तुकला का सुनहरा दौर कहते हैं, ताजमहल। बिल्कुल। और जहांगीर का दौर चित्रकला के लिए। मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने चरम पर थी उस वक्त। लेकिन फिर औरंगजेब के समय नीतियां बदल गईं। हाँ, औरंगजेब के समय थोड़ी कड़ाई आई। जजिया फिर से लगा दिया गया, कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए, ऐसा जिक्र मिलता है। तो मतलब मुगल काल में आप देखें तो धार्मिक सहिष्णुता और राजकीय संरक्षण में काफी उतार चढ़ाव रहा। ये तो है। अच्छा, और आखिर में बात करते हैं अवध की, नवाबों का दौर। जी, मुगल कमजोर हुए तो अवध एक तरह से स्वतंत्र हो गया। नवाबों ने पहले फैजाबाद और फिर राजधानी लखनऊ को बनाया। लखनऊ, नवाबों की शान। आसफुद्दौला का नाम आता है बड़ा इमाम बड़ा बनवाने के लिए। 1784 में सुना है वो अकाल राहत के लिए बनवाया गया था। हाँ, कहते हैं कि मकसद यही था कि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। जिसे न दे मौला उसे दे आसफुद्दौला, ये कहावत मशहूर हुई थी। अच्छा। और अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, 1847 से 1856 तक। वो कला के, संगीत के, खासकर कत्थक और ठुमरी के बड़े शौकीन और संरक्षक थे। हाँ, अख्तर पिया के नाम से लिखते थे शायद। जी हाँ, लखनऊ की जो तहजीब है उसमें उनका बड़ा योगदान है। लेकिन फिर 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें हटा दिया और अवध को अपने राज में मिला लिया। तो अगर इन सारी कड़ियों को जोड़ें, सल्तनत की नींव, फिर भक्ति आंदोलन की गूंज, मुगलों की शान और उनकी व्यवस्था, और फिर नवाबी तहजीब, इन सब ने मिलकर ही आज के उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई है ना? बिल्कुल सही कहा। ये सदियों का सफर है जिसने इस इलाके को गढ़ा है। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है, हमने इन स्रोतों में देखा कि कैसे सत्ता के केंद्र बदलते रहे। दिल्ली, आगरा, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, फिर लखनऊ। कैसे संस्कृति को संरक्षण देने के तरीके बदले। तो आज के उत्तर प्रदेश को जब हम देखते हैं, तो इस पूरे मध्यकालीन इतिहास की कौन सी विरासतें हैं जो सबसे ज्यादा जिंदा लगती हैं, जिनका असर आज भी सबसे गहरा है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।